बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बरह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, इनके नताइज, इसकी बाज़गश्त मुल्की सियासत में सुनाई दे रही है। हमने कल भी इस पर प्रोग्राम किया। नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 नशस्तों के साथ पहले नंबर पर है, मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, और आज़ाद कश्मीर की हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नवाज तीसरे नंबर पर आई है। उन्होंने 6 नशस्तें हासिल की। और आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब, जो अभी भी वज़ीर आज़म है, ज़ाहिर बात है अब तो नए वज़ीर आज़म का चुनाव होगा क्योंकि नई कानून साज असम्बली हल्फ उठाएगी, वो सारा प्रोसीजर होगा। लेकिन वहाँ के आइन के मुताबिक जब तक से नई हुकूमत नहीं आती, जो पिछली हुकूमत चल रही होती है वो नई हुकूमत के आने के बाद ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म मुबैना तौर पर मुनज़्ज़म धांधली की गई। PMLN की लीडरशिप भी मौजूद थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अबाई साहब, एहसन इकबाल साहब, और उन्होंने कहा कि जो इंतखाबी नताइज है इनको हम मुस्तरद करते हैं और एहतजाज का भी ऐलान किया। जुम्मे को गालिबन उन्होंने कहा इस्लामाबाद आकर एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने की, और उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत भी नून की, पुलिस भी नून की, इलेक्शन कमीशन भी ज़ाहिर बात है आज़ाद कश्मीर का, और धांधली का इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। और उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इंतखाबी नताइज को कबूल करे, और अगर मुबैना धांधली के जैसे इल्ज़ामात लगते हैं तो उसका वाहिद हल यह है कि टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े और इंतखाबी इस्लाहात की तरफ जो 49 के करीब मौजूदा हुकूमतें पेश की हैं मुजवज़ा तरमीम, उस पर बातचीत कर रहे पार्लिमानी कमेटी में, ताकि वंस फॉर ऑल चीज़ सेटल हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रिवायत बनी आ गई, चलती आ रही है कि जो जमात हारती है उनका ये नहीं कि वो इंट्रोस्पेक्शन करें और वजूहात जाने कि क्या वजह बनी कि 31 सीटों से आप 6 सीटों पर आ गए। वो मुनज़्ज़म धांधली, इलेक्शन से प्री पोल रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग या पोलिंग डे रिगिंग, इस पर जो है उनका जो मंत्रा है उस पर जाके मुंतज हो जाता है। तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, इसके नताइज, इस पर हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे, तज्जिया लेंगे कि आने वाले दिनों में इसकी मुल्की सियासत और मुल्की सियासत पे क्या असरात मुरतब होंगे। एक तजियाती नशिस्त का हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में एहतमाम किया है। दो इंतहाई नुमाइंदा मारूफ साफ़ी हमारे साथ चले कि गुफ्तगू, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें इरशाद आरिफ साहब ने ज्वाइन किया है स्काइप पे, लाहौर से ग्रुप एडिटर हैं नए चैनल 92 के। इरशाद आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। PJ मीर साहब अपना शो होस्ट करते हैं चैनल 24 पर, मारूफ तजियाकार हैं, एनालिस्ट हैं। PJ मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मौसम मेहमानों को फॉर्म ऑफ वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ PJ मीर साहब आपसे करूंगा। PJ मीर साहब, इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में, पूरी दुनिया में होते हैं, आपने कवर भी किए होंगे। हमारे यहाँ हमेशा हारने के बाद ये क्या वजह है कि जो पार्टी हार जाती है वो कहती है कि धांधली हुई है, अगरचे अभी तक रिटन तौर पे, तहरीरी तौर पे कुछ शिकायत जो इलेक्शन कमीशन है आज़ाद कश्मीर का उनकी तरफ नहीं गई, लेकिन ये हाहाकार मची हुई है कि जी धांधली हो गई और अब एहतजाज का ऐलान भी हो गया। और राजा फारूक हैदर साहब तो कहते हैं पाकिस्तान में भी एहतजाज और जो कश्मीर डायस्पोरा बाहर रहता है वहां पर भी एहतजाज करेंगे। तो देखिए अनवर, बात ये हमें घबराने की बात नहीं है इसमें, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड SOP है पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में भी। आपने सही कहा, जब वो पार्टी जीत जाती है उस वक्त धांधली नहीं होती है, अगर कोई पार्टी हार जाती है वहां धांधली हो जाती है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये होना है, ये अगले इलेक्शन में भी होना है और होता रहेगा। लेकिन इसके हमने सोल्यूशन पे जाना है। आप इलेक्ट्रॉनिक साइट पे जाएं, जहां आप देखें कि आपके पास जो वोटर्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, कितने ऑथेंटिक हैं, उस पर आपकी बात बनेगी। लेकिन फिर आपने जो दूसरा, जो उससे पहला स्टेप है अनवर, वो ये करना है कि आप जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, ये लोगों के जल्दी इसको एक्सपर्टाइट करो, नादरा जल्दी करो काम, ताकि हर बंदा ऑन रोल आए और उसकी हमें आइडेंटिफिकेशन हो कि क्या होना है। वरना ये जो मैंने आपको कहा ये होता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। और अभी तो अभी देखें, अभी आपने अपने प्रोलॉग में बात की है वजीर आजम कौन बनेगा। वजीर आजम मैं आपको बता देता हूँ, अब कई लोग कहते हैं कि जी ये सरदार तनीर इलियास का नाम ले रहे हैं, कई बैरिस्टर सुल्तान जी। का। सरदार तनीर इलियास पे मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ी खिदमत की है पार्टी की, और इन्होंने काफी इन्होंने फाइनेंशियली हेल्प की है, वेरी गुड। लेकिन अगर आप इनको वजीर आजम बना देते हैं तो मेरी नजर के अंदर ये बहुत नुक्ते और बहुत इन पे क्रिटिसिज्म होगी। आई होप इस तरह की बात ना हो। बैरिस्टर सुल्तान महमूद, इनका काम मैंने लंदन में बहुत पुराना देखा है। इन्होंने कश्मीर सेंटर्स एस्टैब्लिश किए, इन्होंने ब्रसल्स में किए, लंदन में किए, वॉशिंगटन में किए। इनकी इंटरेक्शन
जो मैंने देखी है ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस के साथ ऑन अ पर्सनल नोट, दैट इज आउटस्टैंडिंग। कोई कश्मीरी लीडर मैंने इतना नहीं देखा। हाँ, सरदार अतीक बिल्कुल मैंने देखे, उनकी भी बड़ी जबरदस्त इंटरेक्शन हुई है ये भी तो हो और सकता है होती है। पीजे मीर साहब के कुछ डार्क हॉर्स जो है, क्योंकि जब पंजाब में भी हो रहा था तो फिर उस्मान बुज़दार साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनको चुना और वो पिछले 3 साल से वज़ीर आला पंजाब है। तो ये भी हो सकता है कि जब नाम सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का आ रहा है, कोई डार्क हॉर्स भी सामने आ सकता है, क्योंकि फैसला तो हतमी तौर पर जैसे कह रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का होगा। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान हमेशा एक मेरिट पे डिसीजन लेते हैं। हमेशा उन्होंने एक मेरिट पे काम किया है। मैंने उनको बहुत पुराना, मैं जानता हूँ बचपन से, वो हमेशा एक मेरिट पे ही आए हैं। एंड अब जो बात आती है आप डार्क हॉर्स की या व्हाइट हॉर्स की, यहाँ हमने देखना है उस हॉर्स को जिसने डिलीवर करना है, ठीक, जिसने काम करना है, जिसने कश्मीर के कॉज को आगे लेके जाना आपने है। कश्मीर और कॉज की ये बात की पीजेपी साहब, मैं चाहूंगा इरशाद आरिफ साहब की यूरोपियन कर, तो इरशाद साहब मुझे बताइएगा, आज ये भी कहा जा रहा था, ऐसे इकबाल साहब कहते हैं आलमी साजिश है जो ये नताइज आए हैं सामने, और राजा फारूक हैदर साहब ने कहा पैसों का बड़ा बेदरीग इस्तेमाल हुआ है। मैं आपका तजिया चाहूंगा, एक तरफ तो हम धांधली की रुकावट के लिए हम कहते हैं तदारक के लिए आप इंतखाबी इस्लाहात करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करें, ये जो पैसों का बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि जी अंसर आ गया है और जो मालदार असामियाँ होती हैं वो इलेक्शन में आती हैं और लोगों के बड़े मौशी मसाइल हैं, पाकिस्तान जैसे वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और लोग जो है नजरिए पे नहीं बल्कि इस बात पे गालिबन शायद वोट दे देते हैं, और साथ में आलमी साजिश, क्योंकि कॉज की बात की पीजे मीर साहब ने, तो आज तो ऐसा साहब कहती है आलमी साजिश है, आप क्या कहेंगे? देखें, आलमी साजिश की बात तो बड़ी दिलचस्प है। जो लोग ये तजिया कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर की सियासत और तारीख ये है कि जो भी इक़्तिदार में, इस्लामाबाद के इक़्तिदार में पार्टी होती है उसी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनती है। और उसकी एक वजह ये है जी कि एक तो आज़ाद कश्मीर सेल्फ सफिशेंट स्टेट नहीं है, वो सारा इन्हिसार करती है इस्लामाबाद पर, पाकिस्तान पर, विफाक पर। फिर उसके सलामती का दारोमदार सारे का सारा पाकिस्तान की फौज पर है, पाकिस्तान पर है। और तीसरा जो अहम तरीन अंसर है वो ये है कश्मीरी अवाम, मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा पाकिस्तान के से मोहब्बत करने वाले हैं। हम पाकिस्तानियों से ज़्यादा, हमें पाकिस्तान की उतनी ज़्यादा कदर मंजिलत नहीं है जितनी कश्मीरी अवाम को है। ठीक, तो ये एक माजी की रिवायत है, सरदार अब्दुल कयूम खान जैसा मकबूल तरीन जो सियासतदान था, और उनकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिसको कायद आजम ने भी अपनी पार्टी कहा था, चौधरी गुलाम अब्बास की जो पार्टी थी, जो सरदार इब्राहिम की पार्टी थी, जब भुट्टो साहब ने वहाँ पीपल्स पार्टी बनाई और इलेक्शन हुए तो सरदार कयूम हार गए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हार गई। और वो किसी धांधली की बुनियाद पर नहीं, क्योंकि कश्मीरियों ने ये देखा, वोटर्स ने देखा और इलेक्टेबल्स ने भी देखा, सपोर्टर्स ने भी देखा कि हमें भुट्टो साहब की मुखालफत मोल लेके यहाँ हुकूमत अगर मिली भी तो वो हमारे काम की नहीं होगी, हमारा कोई काम नहीं कर सकेगी और इससे कश्मीर काज को भी नुकसान हो सकता है। ये रिवायत 50 के अरसे से चली आ रही है और 2015 के 16 के इलेक्शन में भी ये रिवायत मौजूद थी। तो अब फारूक हैदर साहब ये तवक्को करते थे कि जी लोग हमें इसलिए मुंतखब कर लेंगे क्योंकि हमने 5 साल कोई काम नहीं किया, और हमें इसलिए मुंतखब कर लिया जाएगा कि मोहतरमा मरीम नवाज साहबा जो तकरीरें यहाँ कर रही हैं और आज़ाद कश्मीर को एक लिहाज से साबित कर रही हैं कि जिस तरह मकबूजा कश्मीर में मोदी जुल्म कर रहा है या मोदी जिस तरह मुदाखलत कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत और इमरान खान का किरदार भी यही है। तो इस बिनाद पर लोग वोट दे देंगे, या हम सूबे का नारा बुलंद करेंगे कि ये सूबा बनाना चाहते हैं और लोग वोट दे देंगे। तो कोई एक एलिमेंट ऐसा नहीं था जो मुस्लिम लीग नून के हक में होता या अपोजिशन के हक में होता। हाँ, जो कम बैक किया है पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में बेहतर परफॉर्मेंस, यानी कम से कम नैरेटिव बेहतर दिया। एक तो उनको एडवांटेज बिलावल भुट्टो को यह थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो खिदमात हैं कश्मीर के हवाले से और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो एक लेगेसी है उसका भी उन्हें फायदा पहुंचा। दूसरा ये है कि वो 5 साल पहले हुकूमत से हट चुके थे और उन्होंने वो बात की जो कश्मीरी सुनना चाहते थे कि उन्होंने
सरदार फारूक हैदर को और मुस्लिम लीग नून को और तहरीक इंसाफ को भी रगेदा, लेकिन फोकस जो था वो इंडिया पर रखा, मोदी पर रखा और उनको वो रगेते रहे और 1000 साल की बात भी सारी बातें होती रही, तो उसकी परफॉर्मेंस से बेहतर रही, उनको 11 सीटें मिल गई। तो मेरा ख्याल है कि बजाय सरदार राजा फारूक हैदर को और अहसन इकबाल साहब को और शाहिद खाकन अब्बासी को दूसरों पर तानाजनी करने के, इल्जाम तराशी और किरदार खुशी करने के, खुद बैठकर सोचना चाहिए कि जिस नैरेटिव के साथ हम गए थे और जिस कारकर्दगी के साथ अवाम के सामने गए थे, उसका नतीजा इसके अलावा क्या निकल सकता है। लेकिन इसमें मैं ये जानना चाहूंगा इरशाद साहब, आपने सही कहा कि नैरेटिव है उनका नहीं चला, लेकिन ट्विटर भी चूंकि बहुत एक्टिव हैं तो उनका ये कहना था कि ये नैरेटिव हमारा तो कामयाब है और पंजाब के हमने बाय इलेक्शंस जीते हैं, डस्का की मिसाल देते हैं, खुशाब की मिसाल देते हैं, कल भी एक ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, तो वो ये कहते हैं कि ये हमारा नैरेटिव पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में तो काम आया हमारे। सेंट्रल पंजाब की 2 सीटें जीत का अगर वो ये समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन हार के, पूरे आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हार के 2 सीटें जीत के, ये वही मिसाल है कि एक बॉलर जो है वो इतनी शानदार बॉलिंग करे कि 1 या 2 विकेटें ले ले और पूरा मैच हार दे। तो ये बड़ी मैं समझता हूँ अजीब गैर दानिशमंदाना बात है कि जी 2 इलेक्शन जीत लिए तो आप पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन में जीत जाएंगे। जो नैरेटिव वो दे रहे हैं उसके नतीजे में अगले इलेक्शन में आप देखेंगे कि वो तीसरे नंबर की पार्टी होगी, दूसरे नंबर की भी नहीं रहेगी। इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम का पाकिस्तान की फौज से कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के अवाम का वफाकी हुकूमत से ये मसला नहीं है। अब इमरान खान पर कोई शख्स अगर करप्शन के इल्जाम लगाएगा तो कौन मानेगा? इमरान खान पर कश्मीर फरोशी का अगर इल्जाम लगाएगा तो कौन मानेगा? और यही इल्जाम जब नवाज शरीफ साहब पर या उनके खानदान पर या मुस्लिम लीग पर लगेगा तो लोग मानेंगे। इसलिए कि शादी पर कोई भी अपने दुश्मन को नहीं बुलाता, अपनी बिरादरी के दुश्मन को नहीं बुलाता, अपने मोहल्ले के दुश्मन को नहीं बुलाता, लेकिन आप शादी पर मोदी को बुला रहे हैं, उस मोदी को बुला रहे हैं जिसने 2 घंटे पहले काबुल में खड़े होकर पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार दिया, पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर की और 2 घंटे के बाद वो जनाब 3 घंटे के बाद वो जाती उम्र में बैठे थे, पगड़ियां पहनाई जा रही थी। अब मैं एक और नुकता पीजेपी के साथ आप जाएंगे तो आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं हो सकता, फायदा नहीं होगा। और पीजेपी से मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो मुहिबुल्लाह के हमदुल्ला मुहिब की जो मुलाकात हुई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अफगानिस्तान के, आप समझते हैं उसकी तस्वीर का आना, क्योंकि आज मैं डिबेट्स देख रहा था मीडिया पे यही मौजूद चल रहा है, उसने भी हर्ट किया पीएमएलएन को? एजे के इलेक्शंस में जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ मुलाकात की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने, इसाक डार साहब भी मौजूद थे, उसकी टाइमिंग तस्वीर का आना, आप समझते हैं इसका इम्पैक्ट आया एजे के इलेक्शंस में? देखिए, आना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने इसको एक बड़े एक लेवल पे देखना है। वो 3 दफा वजीर आजम रहे हैं पाकिस्तान के, और अगर उनको कोई बाहर मिलता है किसी तरीके से भी, तो आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो एक लीडर रहे हैं, उनकी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये इसको अगर नेगेटिव्स में हम लेके जाएं, यहाँ कई आप हमारे फॉर्मर लीडर्स हैं जो कि बाहर के ऐसे लोगों से मिले जो कि यहाँ कहेंगे नहीं जी ये आपने क्या कर दिया। नो, ये सेपरेट चीज होती है, इसको आप कहते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। वो बता के इन्फॉर्म करेंगे, वो यही देखेंगे शायद ये आगे ना हुकूमत में आ जाए, एटलीस्ट हम इनको इन्फॉर्म कर दें, तो वो अपना एक डिप्लोमेटिक रूट हमेशा एक कायम रखते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो एक फनेटिक और एक इमोशनल आदमी होगा, यस, वो इसको एक नेगेटिव चीज लेगा, वो इसको पॉजिटिव नहीं लेगा। देखो जी हमारे दुश्मन के साथ उसने बात कर ली, उसने उसके साथ मीटिंग कर ली, ये कर लिया। तो हमें इस चीज से बालातर होके हमने एक बड़ी सोच रखनी है। वो जिससे मर्जी मिले जाके मिले, क्योंकि उनका जो अपना जो मसला है वो पाकिस्तान के स्टेट के साथ है, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नहीं बल्कि कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ है। सो आई थिंक दैट इज अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर। इसको अगर हम एक पॉलिटिकल एक रंग देना चाहें, आई थिंक दैट विल बी मोस्ट अनफेयर। हाँ, लेकिन पॉलिटिकली यही होता है कि जो एडवर्सरीज होते हैं इसका एक आप कह लो कि एक बर्निंग टॉपिक बना देते हैं, बट आई थिंक दैट इज नो डिस्कशन। लेकिन बीजेपी से मैंने यही सवाल इसलिए क्योंकि देखिए शाह साहब कह रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की नवासी की शादी में आना, वो कह रहे हैं वो चीज़ जो है वो उसका इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की माइंड साइड पे, वो ये बात तो कर रहे हैं। वो भी तो फिर देखा जाए इस तरह से उस वक्त वो भी प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, नरेंद्र मोदी भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इरशाद आरिफ साहब कह रहे हैं उसका तो इम्पैक्ट पड़ा वोटर्स पे, या पड़ता है? इम्पैक्ट पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है?
क्योंकि पर्टिकुलरली अगर आप मोदी की बात करते हैं, मोदी के साथ तो हमारा 2006 से आप देख लो कि उसने जब गुजरात के अंदर एज चीफ मिनिस्टर क्या नहीं किया मुसलमानों के साथ, तो यहाँ आज आपका क्या ख्याल है उसकी एक्सेप्टेंस पाकिस्तान में होगी? नहीं होगी। ये तो वो शख्स हैं जिनको पर्सोना नॉन ग्राटा दुनिया ने कर दिया था, पर्टिकुलरली अमेरिका में। आज ही इज एन एक्सेप्टेड पर्सन, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिकॉज हम इमोशनल हैं, बिकॉज आपने देखा इमोशनल और प्रैक्टिकली भी हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हुकूमत ने जो हिंदुस्तान में किया है, पर्टिकुलरली कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ किया है, तो इरशाद साहब इज राइट इन दैट, बिकॉज वो एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमें, उसको नहीं आना चाहिए था। हालांकि ठीक है, उसके आप 10 दिन के बाद आ जाए, हम तो कहते हैं आप हमारे मुल्क में आए, हमारा तो हाथ, हमारा दरवाजा खुला है पीस के लिए, लेकिन उसने भी इनकैश किया है ऐसी चीज को कि जहां उसके प्लस पॉइंट्स बन गए लेकिन हमारे नेगेटिव पॉइंट बन गए। तो इस चीज को मैं समझता हूं कि आपने डिप्लोमेसी को लेना है, लेकिन डिप्लोमेसी टू योर बेनिफिट, नॉट टू द अदर्स बेनिफिट, क्योंकि प्लस पॉइंट्स वो ले गया है, हम तो प्लस पॉइंट्स लिए नहीं है, हम तो यहाँ तनकीद में आ गए हर जगह पे। सो बेसिकली क्योंकि उसने जो, जैसे मैंने पहले कहा कि जो पैलेट्स चलाए, निहत्ते शहरियों को मारा, प्रेग्नेंट विमेन को यार बेनेट आपने किया हुआ है, तो उस आदमी को कोई एक्सेप्ट करेगा पाकिस्तान के अंदर कि उसके राज के अंदर इस तरह की जुल्म हुआ है? सही कह मास ग्रेव कवर हुई है। बुचर ऑफ गुजरात का नाम जो है वो अब तो खैर बुचर ऑफ कश्मीर भी है। इरशाद साहब, एक और सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा, ये भी डिबेट में आ रहा है कि पाकिस्तान में फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम है, यानी कि आपने जितने भी वोट हासिल किए होते हैं, वो जो पहला जीतने वाला होता है वो विनर हो जाता है। प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी के तहत यहां पर नहीं डिसाइड होता। अब ये कहा जा रहा है कि जी वोट पाकिस्तान तहरीक साहब ने 25 नशिस्तें हासिल की, उन्होंने काफ़ी उनको वोट पड़ा, 32% गालिबन उनको पड़ा। नून लीग कहते हैं हमें 6 नशिस्तें मिली और हमने 25% वोट पड़ा, और पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें हासिल की और उनको हमसे कम वोट पड़ा। तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करें? वो कहते हैं हमारे जो वोट का तनासब है उसके मुताबिक हमारी सीटें कम है, हमारे जलसे बड़े हो रहे थे। आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल शाहजहां नवाज साहब बिल्कुल एक गलत बात कर रहे थे, नामाकूल बात कर रहे थे। 2013 के इलेक्शन के आप नतायज देखें तो वहां भी यही सूरत था कि वोटों के एतबार से मुस्लिम लीग नून के बाद जो सबसे ज्यादा वोट लिए थे वो तहरीक इंसाफ ने लिए थे जी। लेकिन जो नशिस्तें आई थी वो पीपल्स पार्टी की ज्यादा थी। 10 लाख वोटों का फर्क था मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ के वोटों में और पीपल्स पार्टी के वोटों में। तहरीक इंसाफ आगे थी लेकिन उनकी नशिस्तें कुछ 7-8 कम थी जी। तो उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ को ये एडवांटेज हर इलेक्शन में 13 में भी रहा है, 18 में भी रहा है, यहाँ भी रहा है कि इनके जो वोटर है वो निकलते हैं, जोश खरोश से निकलते हैं। और यही मामला पंजाब की हद तक और कश्मीर की हद तक मुस्लिम लीग नून के साथ भी रहा है। लेकिन आप देखें ना, एक कैंडिडेट 25,000 वोट ले रहा है, दूसरा 24,000 वोट ले रहा है जी। तो जाहिर बात है जब वो मजबूरी वोट होंगे तो उसके काफी वोट होंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी जिन नशिस्तों पर जीती है वहां वोटों का जो कास्ट हुए हैं वोट, उनका तनासब कम था, इस वजह से उनके वोट टोटल जीतने के बावजूद वोट कम काउंट हुए। जहां मुस्लिम लीग नून हारी है और तहरीक इंसाफ जीती है वहां ज्यादा वोटर थे, आजाद कश्मीर में वोटर ज्यादा थे, फिर पाकिस्तान में पंजाब में जो नशिस्तें थी मुहाजिरीन वहां की सीटें उसमें भी वोट ज्यादा पड़े। इसका फायदा हुआ है पीपल्स पार्टी को। मैं तो जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि तहरीक मुस्लिम लीग नून को बजाय इल्जाम तराशी के खुद घर में बैठकर सोचना चाहिए कि हम तीसरा इलेक्शन हार रहे हैं। 18 का इलेक्शन आपने हारा, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन आपने हारा और अब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हार के और खुश हो रहे हैं कि हमने 2 नशिस्तें 3 नशिस्तें ज़िमनी इंतखाबात की जीत ली थी। नैरेटिव, यानी अगर नैरेटिव इतना जोरदार है कि आप जनरल इलेक्शन हार जाते हैं, उस नैरेटिव की बुनियाद पर कश्मीर का भी, पाकिस्तान का भी, गिलगित बल्तिस्तान का भी, और 2 नशिस्तें ले लेते हैं और इस पे आप खुश हो रहे हैं। आपको संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि एक वफाकी जमात जो थी, जो कायद-ए-आज़म की जानशीनी का दावा करती है, वो सुकड़ रही है और सुकड़ते सुकड़ते वो सेंट्रल पंजाब तक महदूद हो गई है और आप उस पर खुश हो रहे हैं। तो अच्छा, फिर ये है कि अगर ये इतनी मकबूल नैरेटिव था तो ये शहबाज शरीफ साहब क्यों घर में बैठे रहे? ये एक बहुत बड़ा वो क्यों सवाल नहीं है। निकले? क्या वो कश्मीरी नहीं है?
क्या उनकी कश्मीरियों के लिए कोई खिदमत नहीं है? वो कम से कम पंजाब में जो नशिस्तें थी, जहाँ जहाँ उम्मीदवार आपके खड़े हुए थे, वहां तो वो कंपेन कर सकते थे, वो कहीं भी नहीं गए। सियालकोट तक जाना, गुजरांवाला जाना उन्होंने पसंद नहीं किया। तो अगर आपके नैरेटिव को आपके चचा और मियां नवाज शरीफ के भाई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो कश्मीरी क्यों तैयार होंगे, पाकिस्तानी अवाम क्यों तैयार होंगे? जिस नैरेटिव से आपकी अपनी पार्टी मुत्तफिक नहीं है, पार्टी की अक्सरियत मुत्तफिक नहीं है, उसको उसकी बुनियाद पर अब इलेक्शन जीतना चाहते हैं, ये मैं समझता हूँ ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है। ये बात पीजेबी साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया इरशाद आरिफ साहब ने। आप समझते हैं कि अब पीएमएलएन को भी तय करना होगा, क्योंकि अब अगला हदफ, जैसे उन्होंने कहा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2018 का था, फिर अब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और अब रिजर्व 2023 में इलेक्शन आएगा, ये फैसला करना होगा कि दो स्ट्रीम्स है, एक मुजामती नैरेटिव है और एक मफाहमती नैरेटिव है, किस पर चलना होगा इनको? क्योंकि वो कहते हैं मरियम नवाज क्राउड पुलर है, पीएमएलएन का कहना है, इसलिए आप नोट कर इलेक्शन कैंपेन जीबी की हो आज़ाद कश्मीर, उसमें उतारा जाता है। जो पार्लिमानी सियासत है या जो मुफाहमती सियासत है, उसके लिए शहबाज शरीफ साहब को आगे। अब ये मिक्स चलेगा या इनको डिसाइड करना होगा, वरना इनका वोटर शायद कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा। देखिए, नंबर वन, जब आप कोई पॉलिटिकल पार्टी जब जाती है, कोई जलसा करती है, डोंट फॉरगेट, एक होता है कैप्चर्ड वोटर और एक होता है स्पेक्टेटिंग वोटर। ये जरूरी नहीं होता है कि सारे आपके वोटर होते हैं, लेकिन आपको सुनने के लिए सब आते हैं। सो ये कहना कि जी ये सारे हमारे लिए आए हैं, कई आपके सुनने के लिए आए हैं। सो डोंट एक्सेप्ट हिम एंड आप ये कह दें कि नहीं जी वो हमारे वोटर हैं और फिर देखें इलेक्शन में हमारे साथ क्या हुआ। ये कभी नहीं होता है। ये हर जमात जो भी जाती है अपना जलसा करती है, उसके अंदर मिक्सचर होता है पाकिस्तानी का, हम सारों का मिक्सचर होता है, जो कि सुनते हैं जाके, वो आपके वोटर नहीं होते हैं वो, लेकिन उसको बाद में एक पॉलिटिकल बना देना कि नहीं जी देखो इतने लोग आए थे तो ये हो गया, फलाना हो गया, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब बात आती है कि जी आगे पीएमएलएन क्या करेगा। देखिए, पीएमएलएन के एक ही बूस्टर है, वो है मियां नवाज शरीफ। विदाउट मियां नवाज शरीफ पीएमएलएन इज 0-0। अच्छा। ये जितने भी आप ले लो लीडर्स, दे आर नो कंपैरिजन टू मियां नवाज शरीफ। जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आते, अगर कल आ जाते या इलेक्शन से पहले या जिमी इलेक्शन से पहले, आप रिजल्ट्स कुछ और देख लेते, लेकिन वो नहीं आए। सो बेसिकली वो एक बहुत बड़ा धचका है। फिर यहाँ एक चेन ऑफ कमांड के अंदर वी हैव टू प्रोस्पेक्टर्स, एक है शहबाज शरीफ और एक है एक है मरियम। अब मरियम इज एन इमर्जिंग, आप कह लो एक पॉलिटिशियन, फीमेल पॉलिटिशियन इन कंपैरिजन टू शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ कम्स फर्स्ट इन लाइन ऑफ, आप कह लो डिसेंडेंसी या किसी तरीके साथ, अगर तो आप कहते हैं मारूसी सियासत नहीं है, तो फिर शहबाज शरीफ अगेन कम्स और विल कम with the support of Nawaz Sharif, because otherwise Shahbaz Sharif is 0-0 and Maryam is, she's the same 0-0। अब यहाँ एक डिसेंशन आई है, जो कि मेरे कई जो बातें होती हैं पीएमएलएन के बिल्कुल डाई हार्ट्स के साथ, कि देखो एक जूनियर आके हमारे सिर पे बैठ गई है। ये पीपल्स पार्टी में भी मैंने देखा है कि अच्छा। जूनियर आके बैठ गया है। ये भी एक डिसेंशन हर पॉलिटिकल पार्टीज में चल रही है, लेकिन पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ चेंज आएगी दोनों पार्टीज के अंदर, कि या तो हम एक डायरेक्ट डिसेंडेंट की पॉलिटिकल पार्टी बना लें, या एक इलेक्टेड आपके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए। तो इसके अंदर भी आप समझें कि एक डिबेट चल रही है, इनर डिबेट है, और ये आपको पता चलेगा अगले इलेक्शंस के ऊपर। इफ नवाज शरीफ कम्स बैक, देयर माइट बी अ डिफरेंट पिक्चर, इफ ही डजंट देन वी आर सेइंग सम सॉर्ट ऑफ अ कैलामिटी। लेकिन यहाँ जो एज फार एज पीपीपी इज कंसर्न, ये तीनों ट्रैकों के अंदर पीपीपी इज प्लेइंग द राइट गेम। डोंट टैंगो विद द एस्टैब्लिशमेंट। पूरी दुनिया के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ही मुल्क रन करती है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हम तो पाकिस्तान के सिर पे ऐਵੇਂ लड़ते फिरते हैं कि पाकिस्तान में ये वो क्या, तो कहते हैं तमाम दुनिया की सिविलियन बालादस्ती होती है, और जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं जो इलेक्टेड हैं वो प्रिवेल करते हैं वर्ल्ड ओवर। देखें अनवार, हर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स अपने साथ चाहिए होती है। दैट इज दी आप कह लो द टेनेट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग। उसको एक फोर्स चाहिए होती है अपने साथ, जो कि मुल्क को आगे लेके जाती है। क्योंकि डोंट फॉरगेट, सबवर्जनिस्ट होते हैं, इंसर्जेंट्स होते हैं, आपके फिफ्थ कॉलमिस्ट होते हैं, इनको टैकल करने के लिए, एंड टेररिज्म एंड सिक्योरिटी इश्यूज, इनके टेररिज्म, इसके लिए आपको एक जमात चाहिए होती है, व्हिच वी कॉल द एस्टैब्लिशमेंट, एंड दैट रन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये हम एक्सेप्ट, ये एक्सेप्टेंस नहीं है।
हम वो फौज वाले को डिक्टेटर कह देंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल आएगा, जो पॉलिटिकल डिक्टेटर है, उसको हम पॉलिटिकल डिक्टेटर दैट इज एन नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इरशाद साहब बताइएगा, अब सियासत का क्या रुख देखते हैं? उन्होंने एहतजाज का कहा है कि इस्लामाबाद में जुम्मे को आके एहतजाज किया जाएगा। अब ये तय होना है कि मरियम साहब आएंगी, शहबाज साहब आएंगे, और राजा फारूक हैदर साहब कहते हैं वो मुल्क के अंदर पाकिस्तान और जो बैरून मुल्क कश्मीर डायस्पोरा है वहां भी एहतजाज करेंगे। क्या देखते हैं आप इरशाद साहब? ये इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पाकिस्तान में होगा। और अगर शहबाज शरीफ साहब अब आगे ना बढ़े और शहबाज शरीफ साहब ने मामला अपने हाथ में ना लिए, तो मुझे खदशा ये है इस मुल्क में जो कुछ कर रही है अपोजिशन मौजूदा हुकूमत के साथ, जिस तरह उसको फैसिलिटेट कर रही है, तो यहाँ मुझे तो यक जमाती निज़ाम का खदशा महसूस होना शुरू हो गया है कि अगर इतनी पुअर परफॉर्मेंस होगी दोनों जमातों की, तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में इतना ताकतवर ना हो जाए कि दूसरी जमातों की कोई हैसियत न रहे, कोई आवाज़ ही ना रहे और कोई उनको रोकने वाला ही ना हो। इससे कोई एहतजाज का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मौलाना फजल, अगर एहतजाज होता तो मौलाना फजल रहमान का एहतजाज ज़्यादा मौसर हो सकता था, उनकी ज़्यादा फॉलोइंग है, ज़्यादा अपील है राजा फारूक हैदर के मुकाबले में, लेकिन वो भी नाकाम होकर मायूस होकर घर में बैठ चुके हैं और अब भी कुछ भी हासिल नहीं होगा। खुद मुस्लिम लीग के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जो अब एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं और वो हरगिज़ नहीं चाहते कि ये दीवार में टकरें मारी जाएं और बिल्कुल खुदकुशी का इर्तिकाब किया जाए। अगर यही सूरत हाल रही तो 2023 के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून की यही पोजीशन होगी जो आज़ाद कश्मीर में हुई। जी इरशाद साहब, लास्ट वर्ड ये है कि इसका मतलब कोर्स करेक्शन की जरूरत है, आपने कहा PMLN को और पीपल्स पार्टी के मामलात आप समझते हैं? बिलावल साहब खुशी का इजहार कर रहे हैं, 11 नशस्तें उन्होंने हासिल की हैं, उनको ठीक है, उनकी जो पॉलिसी है वो ठीक है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं लग रहा हमें बिलावल साहब? नहीं, वो नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। देखिए, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फांसी का वाक़या है ना, पीपल्स पार्टी ने उससे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी गुफ्तगू होगी, मुलाकात होगी। इरशाद आरिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, PJ साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर साहब, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। हम सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के विजिट पे गुफ्तगू कर रहे होंगे, एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट कहते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। ज़रा उमूर खारजा के हवाले से बात करते हैं। आज एक हाई प्रोफाइल विजिट हुआ, सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान एक रोज़ा दौरे के सिलसिले में इस्लामाबाद आए, जहां पर इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात हुई। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ इन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुलाकात का जो एलामिया सामने आया है दौरे का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये कहना था कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में नई जहतों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और जो दोनों ममालिक के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हमेशा से पाकिस्तान और सऊदी अरब ने साथ दिया है, इसमें मज़ीद इस्तेकाम लाने की कोशिशों पर इत्तेफाक का इज़हार किया गया। जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, इसमें सऊदी वज़ीर खारजा का ये कहना था कि जो इक्तिसादी ताल्लुकात, या अब हमने देखा है कि नई जहतों की जब बात करते हैं उसमें माहौलियात में भी एक इश्तराक अमल बढ़ता दिखाई दे रहा है दोनों ममालिक के दरमियान। जाहिर सी बात है, एक तारीख़ी और एक दीनी लगाव और ताल्लुक़ है मक्कतुल मुकरमा और मदीनतुल मुनव्वरा के साथ, हर मुसलमान का एक जज्बाती लगाव है। तो व्यूअर्स, इस दौरे में ये भी बताया गया कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से भी सऊदी वज़ीर ख़ारजा को जो पाकिस्तान ने अब तक इस सिलसिले में इक़दाम उठाए हैं उससे भी एतमाद में लिया गया। फिर मकबूजा कश्मीर का मामला हो, फ़लस्तीन का इशू हो, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना था कि सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक़ सफारतकार, फ़ॉरेन ऑफिस में अहम मनसूबों पर रह चुके हैं, ज़बरदस्त किस्म का तज्ज़िया होता है, गालिब इकबाल साहब ने। गालिब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गालिब साहब बताइएगा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बहुत दहाइयों पर मुश्तमिल हैं। हालिया दिनों में सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान को आप किस तनाजुर में देखते हैं और आपकी नज़र में इसकी मेन हाईलाइट क्या रही? देखिए, पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात तो हमेशा से ही बहुत अच्छे हैं जी,
लेकिन दरमियान में थोड़ी चपकलिश पैदा हो गई थी, या चपकलिश ना भी कहें तो कोई शिकवे शिकायत पैदा हो गए थे दोनों ममालिक के दरमियान, और उन शिकायत की वजह से एक सर्द महरी सी नजर आने लगी थी ताल्लुकात में हमारा। अब उसके बाद फिर मेरे ख्याल में दोनों ममालिक को ये एहसास होना शुरू हो गया कि ये जो सर्द महरी है इसको ख़त्म करने के लिए हमें सफारती लेवल पे और लीडरशिप लेवल के ऊपर भी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ताल्लुकात जो है मजीद बेहतर हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से ताल्लुकात आपके जो हैं वो एक बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर मैं कहूँ कि वो जो बीच में शिकवे शिकायत का दौर था, अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए तो जहां हमने ताल्लुकात छोड़े थे उससे कहीं ऊपर आ चुके हुए हैं। तो हमारी जो इस वक्त पोजीशन है पाकिस्तान की वो ये है कि किसी तौर पे जो हमारे खित्ते में और बिलखसूस मिडल ईस्ट में भी जो हो रहा है, तो इन सब के ऊपर आपकी जो पोजीशन है सऊदी अरेबिया के साथ यकजा होनी चाहिए। और इसी वजह से पाकिस्तान और सऊदीया जो है ऊपर नीचे मुलाकातें भी हुई हैं, और इसके और भी वजूहात हैं जो कि किसी और शायद सेशन में आपके साथ जब सिटिंग होगी तो बैठेंगे तो बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त हालात बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं दोनों ममालिक। मुझे ये भी बताएगा गालिब से, ज़ाहिर बात है ताल्लुकात तो एक, जैसे मैंने पहले कहा कि एक दीनी और लगाव भी है, जज्बाती लगाव भी सऊदी अरब के साथ। इक्तिसादी पहलू के हवाले से ये सऊदी अरब पाकिस्तान सऊदी अरब कोऑर्डिनेशन काउंसिल का क़याम भी अमल में आया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजिट के बाद, और उसमें कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और सऊदी फरमारवा जो हैं इसको हेड करेंगे। आप समझते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है और इससे जो एक इकोनॉमिक इंटरेक्शन है उसके लेवल को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सऊदी अरब ने हमें चाहे वो रियायती नरखों पे या मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत भी दी है, माजी में भी दी, मौजूदा दौर में भी दे रहे हैं, लेकिन जो इसका एक होता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इसमें बढ़ोतरी हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब के दीगर ममालिक के साथ, भारत के साथ भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, हर मुल्क के इंडिपेंडेंट फॉरेन रिलेशनशिप होते हैं। इस जहद को कैसे ज्यादा मजीद बढ़ाया जा सकता है आपकी राय में? देखिए, आपका जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है किसी भी मुल्क के साथ, वो उस तरीके से बढ़ सकता है कि जब उनको आपके मसनूआत में इंटरेस्ट हो और आपको उनकी मसनूआत में इंटरेस्ट हो। जी, इस वक्त उनको सऊदी अरेबिया को दुनिया भर से चीजें मिलती हैं, वो वहां से लेते हैं, हमारे पास से चंद एक चीजें जाती हैं। हम लोगों को अपनी सोच जो है उसको जरा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, और ना सिर्फ सोच को बल्कि आपके जो एक्सपोर्टेबल आइटम्स हैं, कमोडिटीज हैं, उनको भी डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। सऊदी अरेबिया को इसमें कतन कोई आर नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के साथ मजीद बेहतर इक्तिसादी ताल्लुकात कायम करे, क्योंकि जब आपका रिश्ता इक्तिसादी ताल्लुकात की बुनियाद पे इस्तवार किया जाता है तो वो बेहद मजबूत हो जाता है। और ये चीज हमने देखी है कि सऊदी अरेबिया की और बकिया जितने ममालिक हैं उनकी जो इक्तिसादी ताल्लुकात है उसकी वजह से उन ममालिक में बहुत एक गहरी दोस्ती हो चुकी हुई है। तो पाकिस्तान को भी ये करने की जरूरत है। और एक बात है जो कि शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन वो मैं करना चाहूंगा कि जब लीडरशिप आपकी एक चीज डिसाइड कर लेती है तो उसके बाद जिन लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करना है उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको आगे लेके चले। सही कह रहे हैं। तो अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही सही नहीं कर पा रहे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस लेवल पे लेके जा पा रहे जो कि लीडरशिप के जहन में था, तो फिर आप ममालिक को मुर्द इल्जाम न ठहराइए, फिर आप उन चंद एक इंडिविजुअल्स को ठहरा सकते हैं कि जिन्होंने ये काम करना था और नहीं कर पाए। तो मेरे नजदीक हम लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि बकिया ममालिक भी जो आपके जीसीसी के हैं, आपके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, दूसरे अफ्रीकन हैं, फार ईस्ट है, इन तमाम ममालिक में जब तक आप अपनी सोच तब्दील नहीं करेंगे काम करने का, तो तब तक आप लोगों को तरक्की होना मुश्किल नजर आती है। ठीक कह रहे हैं। तो इक्तिसादी ताल्लुकात को स्ट्रांग बनाने के लिए इक्तिसादी सोच बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली वो मैं इस वक्त पाकिस्तान में उन
उस कैटेगरी के तबके में नहीं देख रहा जिनका के काम है कि लीडरशिप का जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट कराया जा सके। ठीक, फेयर एनफ। और मेरे ख्याल में ये जो कोऑर्डिनेशन काउंसिल है वो इसमें कलीदी किरदार भी अदा कर सकती है, और कहा गया था कि इसके तवातर के साथ इजलास होंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल भी जेर बहस आई। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अफगानिस्तान से ज़ाहिर बात है इस वक्त वहाँ पर एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। अमरीकी अफवाज जो है उनका इनखला जो है वो हतमी मराइल में है, बल्कि अब तो डेट भी आ गई, अगस्त के एंड में मुकम्मल तौर पे हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर साथ में तालिबान का राइज़ है और 200 से ज़ायद के करीब असला अब उनके कंट्रोल में हैं। 46 फ़ौजी पाकिस्तान आ गए थे चित्राल के रास्ते, और हमने आज उनको रिटर्न भी कर दिया है उनकी मेहमानदारी करके। मैं आपसे जानना चाहूँगा उस सिचुएशन को आप किस तरह देख रहे हैं, और पाकिस्तान इस हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसमें आप क्या तजवीज़ देंगे कि मज़ीद क्या उसमें वसअत लाई जा सकती है, या इस पॉलिसी के अमल दरामद को कैसे और बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जो अमेरिकन है ना उनका इनखला तो तकरीबन पाए तकमील को पहुंचने वाला है। जी जी। लेकिन एक चीज है कि वो जाते जाते उनको एक जो चस्का पड़ चुका हुआ है अफगानिस्तान का, कोट अनकोट, उस चस्के को छोड़ना नहीं चाहते वो। अच्छा। तो वो इसी वजह से किसी न किसी तौर पे एंगेज रहना चाहते हैं। उसकी वजूहात जो भी बताएं वो, उसकी जो भी रीजनिंग हो, उसकी वजह से वो लोग किसी न किसी तौर पे एंगेज रहना चाहते हैं। तालिबान नो डाउट इस वक्त हर जगह फतूहात कर रहे हैं और काफी इलाके भी उनके कब्जे में आ चुके हुए हैं, कुछ बॉर्डर एरिया भी उनके कब्जे में आ चुके हुए हैं जी। लेकिन एक चीज जो हमें मद्देनजर रखनी है वो ये है कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, अब सऊदी विजिट जो है इसका भी एक बहुत गहरा ताल्लुक है इसके साथ। अमेरिका को नजर आ रहा है कि इस रीजन में चीन की कुव्वत बढ़ रही है। अमेरिका को नजर आ रहा है कि इस वक्त ग्लोबली चाइना की जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो वो जो है उन लोगों को यही फिक्र खाई जा रही है कि किसी तरीके से हम लोग इस रीजन में कहीं ना कहीं अपना पांव रखें, ताकि इस रीजन की जो पॉलिटिक्स है और इस रीजन की जो इक्तसादियात है उन सब को हम अपने हक में इस्तेमाल कर सके। लेकिन एक जो चीज है मेरे ख्याल में जो सबके लिए बहुत ही ज्यादा इस वक्त तशवीश की बाइस है, वो है इंट्रा अफगान डायलॉग और इंट्रा अफगान रिलेशनशिप। जी। वो जब तक नहीं सही हो सकता तो तब तक अफगानिस्तान में सूरत हाल बेहतर नहीं होने वाली। और आपको ये भी देखा है कि अमेरिकन ने बॉम्बिंग भी की है तालिबान की पोजीशंस के ऊपर। वो कह रहे हैं कि जी आप इनसे बात करें, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है इनके साथ जो बात करें, जो काबुल में इस वक्त मौजूद है। अब तालिबान कहते हैं कि अशरफ गनी साहब को जाना होगा तो तभी हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस में हम लोग, चाहे पाकिस्तान है या सऊदी अरेबिया है या अमेरिका है, हम लोग एक बहुत बड़ा रोल जो चीन का है वो उसको हम भूल जाते हैं। चीन का रोल ये है कि अगर चीन ने आकर तालिबान ने अगर ये पूरा कब्जा कर लिया या 90% भी कब्जा कर लिया और आकर उसने तालिबान को या नेक्स्ट जो भी गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में जी। उसको उन्होंने सीपेक के पैटर्न के ऊपर एक ऑफर की जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चरल उनकी जो है बेहतरी पैदा करने के लिए चीन अगर उसमें पैसा डालता है 200 मिलियन, 250 मिलियन, 400 मिलियन बिलियन डॉलर्स, तो उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। फिर अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो बचा कुचा है वो भी खत्म हो जाएगा और आपकी जो ट्रेड है वो सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ बआसानी हो सकेगी। बिल्कुल। अगर आपने अफगानिस्तान में किसी तौर पे जो अगली हुकूमत आ रही है उसको ये बावर करवा दिया चीन ने कि ये आपके फायदे में है और इसके साथ हो, लेकिन चीन को सिर्फ एक खदशा है। चीन को ये खदशा है कि अगर यहाँ मैंने ये किया तो कल को कहीं सिंकियांग में जाके ये वहाँ कोई प्रॉब्लम्स ना खड़ी हो जाए, क्योंकि उनके नजदीक ये जो चीज है ये बहुत सेंसिटिव मामलात है और हमारा भी बॉर्डर एरिया है सारा। जी जी। तो उसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है। तो इस वजह से ये अभी आपको देखने की जरूरत है। मेरे ख्याल में
जो क्रिस्टल क्लियर सिचुएशन जिसको कहते हैं, वो दिसंबर से पहले मुझे नजर नहीं आ रही कि होगी। दिसंबर तो से पहले आपको नजर नहीं आ रही? जी, दिसंबर तक उम्मीद है। लेकिन इस वक्त चाइनीज भी बात कर रहे हैं तालिबान से, अमेरिकन भी बात कर रहे हैं, भारतीयों ने भी कोशिश की है बात करने की, रूसी भी बात कर रहे हैं, कतरी भी बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्टर्न भी कंट्री जीसीसी वाले भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान भी बात कर रहा है। पाकिस्तान का तो ये मकसद है कि किसी तौर पे काबुल में एक ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट हो ताकि वहाँ हालात बेहतर होना शुरू हों, क्योंकि वहाँ हालात बेहतर होंगे तो पाकिस्तान को खतरात कम लाहक होंगे। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ एक आप जरूर चीज मद्देनजर रखें कि भारत जो है वो स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है जी, करता रहेगा और आइंदा आने वाले वक्तों में जोर शोर से करेगा। तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए जब आप देखते हैं तो इस वक्त सूरत हाल जो हमारे खित्ते की है वो काफी गंभीर नजर आती है मुझे। तो अल्लाह से यही दुआ है कि जी हर कोई जो भी पोजीशन लेनी है, सफारतकारी की है, इक्तसादियात के हवाले से है, सियासियात के हवाले से है, जो भी सिचुएशन है और जो भी पॉलिसीज बनानी है वो इस तरीके से बनाएं कि इस खित्ते में अमन कायम हो सके और इसमें बेहतरी की गुंजाइश पैदा हो सके। बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने अहाता किया। बहुत शुक्रिया। गालिब इकबाल साहब, साबिक सफ़ीर, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने व्यूअर्स एक पूरा एक जिसे कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच और या एक पूरी जो तस्वीर है इसका बड़ी तस्वीर वो हमारे सामने उसकी मंजर कशी की। आने वाले दिनों में उमूर ख़ारजा के मैदान में होने वाले डेवलपमेंट्स का हम अहाता करते रहेंगे। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की जो कोशिश है और पाकिस्तान इस हवाले से मरबूत कोशिशें कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब चाइना गए हुए थे और अब जो है वो हमारे जो कौमी सलामती के मुशीर हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब वो अमेरिका गए हुए हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से भी कसीरुल जहद ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है और मकसद और मत में नज़र ये है कि अफ़गानिस्तान में पायदार अमन कायम हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान में पायदार अमन कायम होगा तो पाकिस्तान को उसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो हमारा हमसाया मुल्क है, दूसरा हमारे जो गवादर पोर्ट है उसके लिंकेजेस डेवलप हो जाएंगे वाया अफगानिस्तान। वहाँ अमन होता है सेंट्रल एशिया से। जैसे पिछले दिनों उज़्बेकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मौजूद थे और वो कह रहे थे कि इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, अफगानिस्तान को भी, सेंट्रल एशिया को भी, पूरे खत्े को फ़ायदा होगा। और अब बहुत से बैन अक़वामी मुबस्सिरीन की ये राय है कि जो पिवट है वो अब ये सेंट्रल एशिया और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये जो खित्ता है ये बनने जा रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही है, इसलिए जैसे गालिब इकबाल साहब कह रहे थे कि जो आलमी ताकतें हैं वो भी राब्ते में और उनकी नज़रें भी यहाँ पर मरकूज़ हैं। प्रोग्राम सच के साथ में नशिस्त कैसे लगी, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से मुझे ज़रूर नवाजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो आपसे कल रात 10:05 में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।